लगा रहा है ना उसको अच्छा है। अनिल जी आपकी तरफ से ओके है? जी कोई सूचना देनी है आपको क्या स्टार्ट करने से पहले? बात है, स्टार्ट करेंगे 4-5 पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है। पिन करके भी कर देते हैं। जी ठीक ठीक जी। चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन की 56वीं वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। खेल जहां एक तरफ मनुष्य को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं, वहीं दूसरी तरफ बालकों को आत्मनिर्भर बनने एवं टीम बिल्डिंग की भावना को स्वाभाविक रूप से विकसित करने में भी मदद करते हैं। अगर हम खेल का नाम लेते हैं तो इन दिनों ओलंपिक सहज ही हमारी यादों में आ जाता है। अभी कल ही हमको एक रजत पदक प्राप्त हुआ है और आज हमारे काफी खिलाड़ियों ने सेमीफाइनल में भी प्रवेश किया है। भारत सरकार भी इन खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेलो यंग इंडिया यूथ गेम्स के नाम से पूरे देश भर में 143 केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। ये केंद्र देश के विभिन्न राज्यों जैसे कर्नाटक, अरुणाचल, मणिपुर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मिजोरम, गोवा में खोले जाएंगे और हर सेंटर पर, प्रत्येक सेंटर पर सिर्फ एक खेल खेला जाएगा और उसी खेल को विकसित किया जाएगा। इन सारे केंद्रों को खोलने का मुख्य उद्देश्य 2028 तक भारत को ओलंपिक देशों की टॉप 10 कंट्रीज में शामिल करना लक्ष्य है। भारत सरकार का भी यह लक्ष्य है कि 2028 तक भारत विश्व के 10 देशों में पदक तालिका में आ सके। इस उद्देश्य से टैलेंट सर्च और इन सारी चीजों की बात की जा रही है। प्रतिभा खोज या टैलेंट सर्च आज का जो हमारा विषय है, जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदरणीय पवन जैन सर। 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। लगभग 34 वर्षों से आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 1986 की सिविल सेवा परीक्षा में भौतिक शास्त्र जैसे विज्ञान के विशुद्ध विषय को लेकर के हिंदी लेखन के माध्यम से चयनित होने वाले आप पुलिस सेवा के पहले अधिकारी हैं। विदिशा, सरगुजा, खरगोन, मुरैना, सीहोर आदि जिलों में। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है मैडम, बीच में मत बोलिए। आवाज नहीं आ रही है? हेलो। आईटी सेल, हेलो सर, आवाज नहीं आ रही है? बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, प्लीज कंटिन्यू। आप लोग बीच में मत बोले प्लीज। जी जी आ रही। विदिशा, सरगुजा, खरगोन, मुरैना, सीहोर आदि जिलों में आपने एसपी के रूप में कार्य किया, पुलिस अधीक्षक के रूप में रहे हैं। आप मुख्यमंत्री कार्यालय में सचिव के रूप में भी आपने सेवाएं दी हैं। एक तरफ जहां एक वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर है, वो दूसरी तरफ एक बेहद ही सेंसिटिव कवि भी आपके अंदर है। भारत भवन में न्यासी के पद पर तथा आयुक्त के रूप में संस्कृति विभाग की भी आपने सेवाएं दी हैं। अब साहित्यकार के साथ साथ कला प्रेमी भी हैं।
आपकी एक पुस्तक मैं समय हूँ का पुस्तक का लेखन भी किया है आपने। वर्तमान में आप संचालक खेल एवं युवा कल्याण के रूप में मध्य प्रदेश शासन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। विभिन्न पुरस्कारों की बात किया जाए तो राष्ट्रपति पुलिस पदक, निराला युवा साहित्य सम्मान तथा लगभग 10,000 खदान मजदूरों को मुक्त कराने का, ऋण मुक्त कराने के लिए आपको टीपी झुनझुनवाला समाज सेवा पुरस्कार से भी दिया गया है। तो ऐसा वरिष्ठ व्यक्तित्व हमारे बीच उपलब्ध है। आदरणीय सर को मैं इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित करूंगा। हजारों बर्फ गिरे, लाख आंधियां उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। तो सर आपसे आग्रह है कि आप अपना टैलेंट सर्च विषय पर बात रखें। इसी बीच हमारे अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। वैसा आपका भी स्वागत है जी। सर ओवर टू यू। धन्यवाद सर जी। नमस्कार कृपाशंकर जी, नमस्कार डॉक्टर शर्मा जी और सभी साथियों को प्रणाम। और निश्चित रूप से जिस मौके पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं टैलेंट सर्च की, प्रतिभा खोज की, और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, जरूरत उन्हें तलाशने और तराशने की है। तो जिस चीज पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि खेलों में किस तरह हम लोग प्रतिभा खोज करते हैं, मैं समझता हूं कि जैसा कि कहा कि वर्तमान दौर में मैं समझता हूं कोरोना काल ने हमें ये सिखाया भी है कि अगर आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा तब आप सुरक्षित रहेंगे। और हेल्थ इज वेल्थ, जो एक पुरानी कहावत है और उसको हमारे अभी अनुभव ने चरितार्थ भी किया है कि अगर हम बच्चों को, युवाओं को खेलों से जोड़ेंगे तो उनका एक सर्वांगीण विकास होता है। जो आप अगर एक्सरसाइज करते हैं तो आप केवल शारीरिक रूप से ज्यादा स्वस्थ हो सकते हैं, लेकिन अगर आप खेलते हैं तो मानसिक विकास भी उसमें होता है। और पहले और वर्तमान दौर में बड़ा अंतर आया है। जब हम लोग जिस दौर में, हमारे कुछ वरिष्ठ साथी भी यहाँ हैं, तो मैं अपने बचपन की बात करूं तो हम लोग जब बाहर खेलने में बहुत ज्यादा मगन हो जाते थे तो हमारे घर वाले हमें ढूंढ कर पकड़ कर लाते थे कि बेटा पढ़ ले, नहीं तो कैरियर तुम्हारा चौपट हो जाएगा। बेसिकली पहले जो कहावत थी वो ये थी कि पढ़ोगे लिखोगे रहोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे होगे खराब। लेकिन अभी इस दौर में हम देखें कि हमारे पेरेंट्स जो है बच्चों को चाहते हैं कि वो घर से बाहर निकलें, एक आभासी दुनिया से निकलकर, जहां वो बहुत कुछ लॉकडाउन के असर कहिए और भी कहिए कि वो स्मार्टफोन में कैद हो गए, या वो बहुत ज्यादा डिजिटल माध्यम का प्रयोग करने लग गए, सोशल मीडिया पर इन्वॉल्व हो गए। तो बाहर की और वास्तविक दुनिया में अगर वो जाएंगे तो ज्यादा बेहतर है। तो अभी मैंने देखा है कि पेरेंट्स भी चाहते हैं कि उनके बच्चे खेल पर लौटें, खेल के मैदानों पर लौटें। और ये महीना ओलंपिक का महीना है, परसों ओलंपिक खेल प्रारंभ हुए हैं। कल हमारे देश की एक बिटिया ने देश का मान बढ़ाया है, मणिपुर की एक बालिका ने कल रजत पदक जीता है। और हमें उम्मीद है कि जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेंगे भारत को पहले की तुलना में ज्यादा पदक मिलेंगे। और ये निश्चित रूप से कोरोना काल से प्रभावित ओलंपिक है, तो ये पहली बार हो रहा है कि दर्शक नहीं है और खिलाड़ी मैदान में है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक नई तरह की पहली बार एक प्रतियोगिता हो रही है कि जिसमें जो लाखों लोग जहां देखने आते थे वहां केवल खिलाड़ी हैं और आप लोग उसको टीवी के माध्यम से देख रहे हैं। मैं जिस चीज पर चर्चा करना चाहता हूं वो है बेसिकली टैलेंट सर्च। तो बेसिकली मैं ये मानता हूं कि हर चीज में, चाहे वो किसी भी तरह की प्रतिभा हो, हर बालक बालिका में कुछ संस्कार, कुछ ऐसी विशेषज्ञता होती है जो कभी कभी उसके पेरेंट्स भी नोटिस कर सकते हैं, कभी कभी बाहरी व्यक्ति भी देख सकते हैं कि उसमें हो सकता है कभी वो पारंगत हो, किसी विशेष विषय में उसकी रुचि हो, पढ़ने में वो किसी विषय में, विज्ञान में, गणित में, हिंदी में, अंग्रेजी में अच्छा हो, या उसके अंदर कोई कला हो, साहित्य की, संगीत की उसकी अभिरुचि हो, या फिर वो खेलों में रुचि हो, विज्ञान में रुचि हो। तो उसकी कोई ना कोई, हर बालक और बालिका के अंदर एक विशेष रुचि होती है, हमें उसकी पहचान करनी होती है। तो जो अभी पूरी दुनिया में जो टैलेंट सर्च को लेके तमाम थ्योरी आई हैं, और उन्होंने जितने हमारे बड़े खिलाड़ी रहे हैं, चाहे वो रोजर फेडरर हो, चाहे वो उसेन बोल्ट हो, चाहे वो कार्ल लेविस हो, चाहे वो विलियम्स वेने हो, चाहे वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो, लियोनेल मेसी हो, जितने लेब्रॉन जेम्स हो, जितने बड़े खिलाड़ी दुनिया के हैं, तो उन्होंने उनके ऊपर रिसर्च करने के बाद पाया है कि 2 कारणों से लोग अच्छे एथलीट बनते हैं।
एक तो होता है कि उनका एक जेनेटिक, उन्होंने स्टडी की है कि कुछ लोगों के जेनेटिक होती है कि उनके फैमिली में ट्रेडिशन होता है खेल के प्रति, और दूसरा होता है उसको कैसा वातावरण मिलता है। तो नेचर और नर्सरिंग, इन दोनों चीज़ों पर टैलेंट सर्च पर जो बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, और जितने खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं उसका एक ये भी पाया गया कि वो ज़्यादातर की जो है उनका फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर में उनकी बर्थ हुई है, उनका जन्म जो है जनवरी से मार्च तक हुआ है। वो अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। ओलंपिक में ज़्यादातर पदक जीतने वाले 47% वो लोग हैं जिनका जन्म जो है वो जनवरी से लेके मार्च तक हुआ। तो बहुत सारी थ्योरी आई है, लेकिन कुल मिला के सारी चीज़ों को अगर अपन एक निष्कर्ष पर करना चाहें तो ये है कि बहुत कुछ चीज़ें आप में नैसर्गिक होती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें तराशी जाती हैं। आप में नैसर्गिक प्रतिभा है, अगर उसके साथ आपको अगर बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिलती है, कोचिंग मिलती है, वातावरण मिलता है, आपको विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलती हैं, आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संरचनाएं मिलती हैं, आपको प्रॉपर कोचिंग और ट्रेनिंग मिलती है, तो आप में जो आपकी प्रतिभा है उसको और अच्छे से तराशा जा सकता है और आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश का, प्रदेश का नाम रोशन कर सकते हैं। मैं अब मध्य प्रदेश की तरफ लौटूंगा कि मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में हम लोग 18 एकेडमी संचालित करते हैं, जिसके लिए हम लोग प्रतिवर्ष सैकड़ों खिलाड़ियों का चयन करते हैं। और ये खेल, जो भी खेल राष्ट्रीय स्तर पर खेले जाते हैं, एशियाड में, ओलंपिक में, उन सारे खेलों में विशेषकर जो हमारे यहाँ महिला हॉकी, पुरुष हॉकी की एकेडमी है, महिला हॉकी की ग्वालियर में है और पुरुष हॉकी की एकेडमी हमारी भोपाल में है। हमारी जो विश्व स्तरीय एकेडमी है उसमें शूटिंग है, निशानेबाजी की एकेडमी है, राइडिंग की हमारे यहाँ एकेडमी है, वाटर स्पोर्ट्स की जो तीनों विधाएं होती हैं, रोइंग, सेलिंग, कैनोइंग, कयाकिंग, इसके अलावा मार्शल आर्ट की जितनी भी चीज़ें हैं, कुश्ती है, जूडो है, ताइक्वांडो है, कराटे है, बॉक्सिंग है, इसके अलावा फेंसिंग है, इसके अलावा बहुत सारे खेल एथलेटिक्स में जो आते हैं। बैडमिंटन की हमारी एकेडमी ग्वालियर में है, तीरंदाजी की जबलपुर में है, क्रिकेट की शिवपुरी में है। तो इस तरह तमाम एकेडमी के लिए हम लोग हर साल चयन करते हैं। पिछले सालों में कोरोना काल के कारण ये चयन उस प्रक्रिया के तहत नहीं हो पाए थे, तो इस बार हम लोग फिर से 1 अगस्त से पूरी टैलेंट सर्च हम लोग कर रहे हैं। ये जो खिलाड़ी हमारे एकेडमी में आते हैं, हम इनको केवल शंकर जी, साउंड में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? नहीं भाई, सब आ रही है साउंड प्रॉपर, डबल हो रही। मुझे लगता है किसी का मोबाइल और उसका अगर ऑन होगा, किसी का अगर माइक्रोफोन, तो नहीं ठीक आ रही है आवाज में, तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम नहीं आ रही है। आवाज तो ठीक आ रही है सर जी, कंटिन्यू करें सर आप। चलिए ठीक। तो मैं जो कह रहा था वो ये है कि इनके लिए हम लोग टैलेंट सर्च कर रहे हैं, और टैलेंट सर्च में हम लोग ये जो खिलाड़ी चयनित होते हैं, पहले हम लोग जिला स्तर पर चयन करेंगे, उसके बाद संभाग स्तर पर आएंगे, फिर राज्य स्तर पर हम इनका 3 तरह से हम लोग चयन करते हैं। जो खिलाड़ी भी चयनित होते हैं उनको बहुत सारी सुविधाएं, उनके रहने की, उनके आवास की, उनके भोजन की, उनकी शिक्षा की, उनके स्वास्थ्य की, उनकी पूरी ट्रेनिंग की, कोचिंग की, उनको विदेशों में एक्सपोजर देने की, और कभी कभी उनके लिए विदेशी कोच रखने की, और जो भी हमारे पास सुविधाएं हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हैं, विश्व स्तरीय हैं। हमारे इस बार 8 खिलाड़ी ओलंपिक में मध्य प्रदेश अकादमियों के गए हैं। मूलतः उनमें से 2 मध्य प्रदेश के निवासी हैं। एक ऐश्वर्य प्रताप हैं जो 2 अगस्त को 50 मीटर राइफल पोजीशन में भाग लेंगे, खरगोन के एक किसान के बेटे हैं वो। ऐसे ही इटारसी के हमारे युवा खिलाड़ी हैं विवेक सागर, वो हमारी हॉकी टीम के मेंबर हैं अभी, जिसने कल मैच जीता था न्यूजीलैंड से। और हमारे 6 खिलाड़ी और हैं, क्योंकि हमारे यहाँ 20% खिलाड़ी दूसरी स्टेट से आते हैं। तो हॉकी में ही, पुरुष हॉकी में 1 और 5 महिला हॉकी में हमारी खिलाड़ी हैं जो मध्य प्रदेश में ट्रेनिंग ले रही हैं, लेकिन अलग अलग राज्यों से वो हैं। तो ये खिलाड़ी जब हम लोग इनको लेके आते हैं तो सामान्यतः जो हम लोग सिलेक्शन करते हैं, क्लास 7 ऑनवर्ड्स या 12 साल के जो बच्चे होते हैं उनको हम लोग टैलेंट सर्च में शामिल करते हैं, क्योंकि ये रही है बात कि कैच देम यंग। जितना आप उनको कम एज में लाएंगे तो उनमें एक संभावना रहती है। तो पहले हम लोग जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हमारी प्रक्रिया है उसमें हम लोग सबके फिजिकल टेस्ट लेंगे, और ये 1 अगस्त से 10 अगस्त तक सभी जिलों में इस बार मध्य प्रदेश में होगा। इसमें हम लोग खेल विभाग के अलावा स्कूल शिक्षा विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग तीनों मिलकर ये हम लोगों ने समिति बनाई है। जिलों के पुलिस अधीक्षक चयन समिति प्रक्रिया में रहेंगे और उनकी पूरी टीम वहाँ पर
जिले में जो प्रमुख खेल मैदान होगा उस पर ये आयोजन होंगे। उन खिलाड़ियों के हम लोग जो फिजिकल टेस्ट होते हैं, जिसमें बॉडी कंपोजिशन होता है, बीएमआई है, बैलेंस टेस्ट होता है, फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट होता है, उनकी 50 मीटर रेस का स्पीड टेस्ट होगा, उनका स्ट्रेंथ का, एंडोरेंस का और एरोबिक एंडोरेंस के लिए उनके टेस्ट होंगे। इन टेस्टों में सेलेक्ट होने के बाद ये खिलाड़ी संभाग स्तर पर जाएंगे। और जो हमारे खिलाड़ी पहले से राज्य स्तरीय स्कूल में, राज्य स्तरीय खेलों में या राष्ट्रीय स्तरीय खेलों में कहीं भी उन्होंने पदक जीते होंगे, तो वो सीधे संभाग स्तर पर आएंगे। संभाग स्तर पर हम उनका स्किल टेस्ट लेंगे, क्योंकि हमें ये पता चल जाता है बेसिक टेस्ट है कि किस खिलाड़ी में कौन से खेल में उसकी रुचि है और क्या संभावना है। तो जब हम संभाग स्तर पर जाएंगे और उनके स्किल टेस्ट लेंगे, तब हम लोग वहां पे उनमें कुश्ती में संभावना है, उनमें हॉकी में संभावना है, उनमें क्रिकेट में संभावना है, या और किसी खेल में, शूटिंग में या मार्शल आर्ट में, तो वहां पे हम लोग उनके, हमारे कोचेस भी होंगे, विशेषज्ञ भी होंगे, वो इनके स्किल टेस्ट लेंगे। और पूरे संभागों से चयनित होने के बाद इन खिलाड़ियों का हम लोग जो भी हमारे लिए कन्वीनियंट प्लेस होगा, कहीं ग्वालियर में, इंदौर में, जबलपुर में, भोपाल में, हम लोग इनके राज्य स्तरीय कैंप रखेंगे। तो पहले फेज में इनके फिजिकल टेस्ट होंगे, जिसमें इनकी पूरी हाइट, वेट और सारे मेजरमेंट टेस्ट होंगे। दूसरे फेज में जो खिलाड़ी ऑलरेडी स्टेट और नेशनल लेवल पर पदक जीते हुए हैं, उनके हम लोग स्किल टेस्ट लेंगे और जो जिलों से चयनित होके आएंगे, और उनमें से शॉर्टलिस्ट करके हम लोग खिलाड़ी रखेंगे, ताकि उनको एक प्रॉपर कंपटीशन, और जो जगह जहां पर कंपटीशन होते हैं इंटरनेशनल लेवल के, वहां पर उनको कंपटीशन के लेवल में हम लोग वो 5 दिन का कैंप रखेंगे, तो पूरी तरह से हम लोग ही आयोजित करेंगे। उनके रहने, आने जाने, खाने की पूरी व्यवस्था होगी, और जो बेस्ट कोच हैं वर्ल्ड के, जो हमारे पास चीफ कोचेज हैं, वो 5 दिन उनके कंपटीशन लेवल को ऑब्जर्व करेंगे। तो मेरा मतलब ये था उसमें कि जो बेस्ट टैलेंट है, अगर हम उसको सर्च करेंगे, उसके बाद फाइनली जो भी उसमें से खिलाड़ी सेलेक्ट होंगे, उनको हम लोग अपनी एकेडमी में रखेंगे। और मैंने कहा ना कि ये 12 साल से 18 साल तक के खिलाड़ियों के लिए हम लोग टैलेंट सर्च कर रहे हैं। और जो भी हमने इसको अभी परसों से हम लोग इसके लिए फिल्म भी बनाई है टैलेंट सर्च की, वो सभी स्कूलों के माध्यम से, जो बच्चे ऑनलाइन अभी पढ़ाई कर रहे हैं, 26 जुलाई से हमारे कुछ स्कूल भी खुल रहे हैं। अभी 11-12 की क्लासेस खुलेंगी, उसके बाद 9-10 की क्लासेस चालू होंगी 50% के साथ में। तो स्कूलों में ऑनलाइन भी और आदिम जाति कल्याण विभाग के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से हम लोग इसको प्रचारित और प्रसारित भी करेंगे। और आपके माध्यम से भी मैं चाहता हूं कि ऐसे कोई भी युवा बच्चे हों जो लोग चाहते हैं कि खेलों से जुड़ें। और दूसरी चीज जो मैं बताना चाहता था कि खेल भी अब आपके लिए कैरियर बना सकते हैं। 2 चीजें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि दुनिया का जो सबसे महानतम एथलीट जो माना जाता है, मैं मानता हूं कि मेजर ध्यानचंद से किसी की तुलना नहीं हो सकती। मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं। लगातार 1928 से लेके 1948 तक, जब तक वो भारत की हॉकी के नायक रहे, भारत ओलंपिक में कभी नहीं हारा। और जब तक उनके हाथ में हॉकी रही, तब तक भारत हमेशा अजय रहा। 1936 के बर्लिन के ओलंपिक में जब फाइनल में जर्मनी के साथ हमारा मुकाबला था, और दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह हिटलर देखने आया था, और उनके आंखों के सामने ध्यानचंद के नेतृत्व में भारत ने जर्मनी को 4-1 से हराया था। और हिटलर ने अपने आप को इतना अपमानित महसूस किया था कि वो बीच में से, मैच में से चले गए थे। बाद में उन्होंने 2 खिलाड़ियों से मिलने की विशेष इच्छा जाहिर की थी। एक जेसी ओवेंस थे अमेरिका के, जिन्होंने 8 घंटे में 4 स्वर्ण पदक जीते थे, और ध्यानचंद। और उन्होंने जो एक कहा है कि उन्होंने ये भी पता किया था कि ध्यानचंद क्या है, तो उन्होंने ऑफर भी किया था कि अगर वो वहां आएंगे तो उनको बहुत बड़ा पद दिया जाएगा। लेकिन मेजर ध्यानचंद जो बाद में मेजर बने, उस वक्त आर्मी में उस पद पर नहीं थे। लेकिन उनका अगर पूरा रिकॉर्ड देखें तो कोई भी दुनिया का खिलाड़ी ध्यानचंद के करीब नहीं है, क्योंकि इतने लंबे समय तक भारत को अजय रखना और लगातार 4 ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतना, ये आज के समय में, जबकि 2 ओलंपिक विश्व युद्ध के कारण 40 और 44 में नहीं हुए, तो ध्यानचंद ने लंबा सफर किया। और दूसरा खिलाड़ी जिसने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं वो माइकल फेलिप्स है। माइकल फेलिप्स अमेरिका के तैराक थे। बचपन में उनकी माँ, चूंकि वो बहुत हाइपर एक्टिव थे, तो उनकी माँ एक डॉक्टर के पास उनको लेके गई थी। माँ जब डॉक्टर के पास लेके गई तो डॉक्टर ने कहा कि ये बच्चा आपका हाइपर एक्टिव है, लेकिन ये इसकी पॉजिटिविटी है, आप इसको थोड़ा सा कूल रखिए, तो आप इसको स्विमिंग सिखाइए। और उनकी माँ ने उनको स्विमिंग पूल में डाला। वो एक किंवदंती है कि उन्होंने अकेले ने 22 स्वर्ण पदक जीते हैं।
और एक ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक जीतने का एक करिश्मा जो उन्होंने किया, जिसको तोड़ने में बहुत समय लगेगा। दुनिया के सबसे ज्यादा महानतम एथलीट्स में शुमार होते हैं। तो मैंने कहा ना कि हर बच्चे के अंदर प्रतिभा होती है, और जैसा कल मीराबाई ने कहा कि मैं सबसे ज्यादा अपनी माँ को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरे को यहाँ तक पहुंचाने में मेहनत की है। तो माँ जानती है बच्चे के अंदर क्या संभावनाएं हैं, और अगर माँ उसको सबसे पहली जो उसकी शिक्षक है वो माँ ही होती है। तो मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से अगर ऐसे कोई बच्चे हों जो खेलों को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो एक तो हम लोग हर साल जो स्टेट के बेस्ट एथलीट होते हैं हर खेल में, उनको हम लोग विक्रम अवार्ड देते हैं। अब उसकी राशि भी राज्य शासन ने बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी है, और 12 खिलाड़ियों को दिया जाएगा, पहले 10 खिलाड़ियों को दिया जाता था। और इनको नौकरी निश्चित रूप से मिलती है। जैसे ये विक्रम अवार्ड मिलते हैं, 6 महीने के अंदर इनको नौकरी भी राज्य शासन में मिल जाती है। इसके अलावा अभी हम लोगों ने पुलिस विभाग के साथ खेलों को जोड़ा है, जिसमें प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्तर पर जो खिलाड़ी पदक प्राप्त करेंगे उनको सीधे पुलिस में आरक्षक बनाया जाएगा। उनको लिखित और जो है शारीरिक परीक्षा नहीं देनी होगी। इसी तरह जो खिलाड़ी ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियाड में पदक जीतेंगे, उनको 10 लोगों को प्रतिवर्ष सब इंस्पेक्टर बनाया जाएगा। उनको किसी भी तरह की परीक्षा नहीं देनी होगी। तो ये बड़ी पहल राज्य शासन ने की है। इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं खिलाड़ियों को लेकर हैं। अब मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आज हिंदुस्तान में आप बात करें कि जिन लोगों को दुनिया में सबसे ज्यादा लोग जानते हैं, तो आप चर्चा करें तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री से लेकर जितने लोग हैं, चाहे वो रतन टाटा हो, मुकेश अंबानी हो, सचिन तेंदुलकर हो, अमिताभ बच्चन हो, विराट कोहली हो, महेंद्र सिंह धोनी हो, पीवी संधू हो, साइना नेहवाल हो, इनमें आप देखेंगे कि आधे खिलाड़ी है जिनको दुनिया में सबसे ज्यादा लोग जानते हैं। और ये इनमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने अपने एकेडमिक करियर में, अपने स्कूल में 98% प्राप्त किए हों या 90% से अधिक मार्क्स लाए हों। ये जो लोग भी हैं, उन्होंने अपने अपने शिखर के उत्कृष्ट कुछ हुआ है, चाहे वो कला के क्षेत्र में हो, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो। तो मैं ये मानता हूं कि अगर आप किसी भी चीज में उत्कृष्टता पर पहुंच सकते हैं, तो आप अपने बच्चे के उस टैलेंट को आप प्रोत्साहित करिए, उसके अंदर जो प्रतिभा है उसको निखरने का और उसको तराशने का मौका दीजिए। क्योंकि ओलंपिक का मौका है, तो मैं अपनी इन पंक्तियों के साथ कहना चाहता हूं कि जब हम कहीं मैदान में तिरंगा फहराते हुए देखते हैं, उससे बड़े खुशी के क्षण किसी हिंदुस्तानी के लिए नहीं होते। और मेरे जैसे करोड़ों खेल प्रेमी हैं हिंदुस्तान में, जिनकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं जब दुनिया के सबसे बड़े खेल मेले ओलंपिक में जनगण मन की धुन पर तिरंगा ऊपर जाता है और उसके नीचे एक भारतीय मुस्कुराता है। तब मैं कहना चाहता हूं कि खिलाड़ी गीत हैं, गालिब की गजल है, गंगा है, सुनाए जो हमें जनगण खिलाड़ी वो तिरंगा है। दुआ है देश की खिलाड़ी जीत कर आए, उठे जैनाट टोक्यो में तिरंगा घर में फहराएं। मैं शुभकामनाएं देता हूं बाकी सभी प्रतियोगिताओं के लिए, भारत के खिलाड़ी और भी पदक जीते, हमें तिरंगे लहराते और फहराते नजर आए टोक्यो में भी और हिंदुस्तान में भी। और कोई भी सवाल आपके पास हो इससे संबंधित टैलेंट सर से, सर बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसमें हमारे साथ और 2 लोग जुड़े हुए हैं, मैं उससे परिचय कराऊं। उसके पहले हमारे अध्यक्ष जी को थोड़ा व्यस्तता है। अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि भाई साहब अपनी बात रखें। डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा। नहीं, अभी और आपके कोई स्पीकर हैं क्या? जी थोड़े से हमने एक को आप मुझे लगता है कंटिन्यू कीजिए। मैं आदरणीय जैन साहब को तो मैं धन्यवाद देता हूँ, लेकिन मुझे लगता है एक साथ में मैं सबसे निवेदन कर लूंगा। जी और हम सबके लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि आपने समय दिया। जी आप मुझे लगता है कंटिन्यू कर लीजिए जी। ठीक है। छोटी सी मुसीबत में जो घबरा जाए वो अनाड़ी होता है, हार को भी सामने देख जो लड़ जाए वो खिलाड़ी होता है। ऐसा ही एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर्षित कुमार। हर्षित आप जुड़े हैं हमारे साथ, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। हर्षित जी। हर्षित अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो खिलाड़ी हैं, कई सारे देशों में, मैं कुछ का नाम ले पाऊंगा, इतनी सारी उपलब्धियां हैं, बता पाना संभव नहीं है। भूटान, नेपाल, कोरिया, फिर भूटान, नेपाल, सियोल, इन सब में उन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल और सिल्वर मेडल हासिल किया है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपनी उपलब्धियों के बारे में, आप अपने आप को कैसे फिट रखते हैं और आप किस तरह की मेहनत करते हैं उसके बारे में थोड़ी चर्चा करें। हर्षित आप सुन पा रहे हैं? जी आप अपनी बात रखें हर्षित प्लीज।
हर्षित एक अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो खिलाड़ी हैं, काफी सारे अंतर्राष्ट्रीय पदक हैं आपके पास। हर्षित अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आपका माइक, हाँ अब अपनी बात रखें जो जी। दूसरों को गढ़ते हैं ऐसे लोग कोटेशन। सबसे पहले तो मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूँ, अंबिकापुर। यहाँ पे रोज सुबह 5 या 6 बजे सुबह उठ के ट्रेनिंग करने जाता हूँ और शाम को ही 6 बजे से 8 बजे तक। जब मैं 6 साल का था तब से taekwondo का ट्रेनिंग स्टार्ट किया हूँ और अभी मैं 17 ईयर्स का हो गया हूँ। तो अप्रॉक्स 10 to 11 ईयर्स हो चुके हैं मेरे को प्रैक्टिस करते हुए सिर्फ taekwondo की। कृपा शंकर जी आप म्यूट हैं। हर्षित आप सुन पा रहे हैं? हर्षित हर्षित इज ऑल्सो म्यूट। जी हर्षित अपनी बात आपने म्यूट कर दिया था, रखें अपनी बात। बोल दिया। हर्षित को कैन वी सी हिम? कृपा शंकर जी वी वांट टू सी हिम। हर्षित आप अपना कैमरा चालू कर लें जी। तो आप किस तरह की तैयारी करते हैं, कितने घंटे प्रैक्टिस करते हैं आप ताइक्वांडो में? सुबह मॉर्निंग में 2 आवर्स एंड इवनिंग में 2 आवर्स। अच्छा, तो लगभग 4 घंटे प्रतिदिन आपकी प्रैक्टिस रहती है। ठीक है। और ये खेल क्या होता है, क्योंकि ताइक्वांडो काफी लोगों के लिए एक नया खेल हो सकता है, वास्तव में ये क्या खेल होता है? बेसिकली ये मार्शल आर्ट है जो कोरिया से ओरिजिन है। अच्छा, मतलब कराटे जैसे ही, इसमें सिर्फ लेग्स का यूज करते हैं, खिलाते हैं और पॉइंट गेन करना है। अच्छा, तो अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत कैसा कर रहा है इस खेल के अंदर? इंडिया का उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है taekwondo के फील्ड में भी। चलिए, तो आप कुछ और कहना चाहते हैं, कोई संदेश देना चाहते हैं आज के युवाओं के लिए? आप एक रोल मॉडल हैं हमारे युवाओं के लिए, जो 17 साल की उम्र में इतने सारे गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल लेके आए हैं। तो आज के बालकों के लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं यही बोलूँगा कि सब लोग अपने ट्रेनिंग को सीरियसली लें और आगे बढ़ें। जी, ट्रेनिंग को सीरियसली। धन्यवाद हर्षित, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपसे कुछ और प्रश्न होंगे तो लेंगे। एक तरफ जहां हर्षित इतनी कम उम्र में इतनी सारी उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं, हमारे साथ एक और हमारी साथी जुड़ी हुई हैं जो इस उम्र में भी, मतलब लगभग 60 वर्ष की उम्र में भी वो बैडमिंटन खेलती हैं और राष्ट्रीय चैंपियन रह चुकी हैं बैडमिंटन की। कई बार वो भारत को उन्होंने रिप्रेजेंट भी किया है और बाल कल्याण समिति कोरबा में अध्यक्ष रही हैं। मधु जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मधु जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपनी फिटनेस और इन सारी चीजों के ऊपर बात रखें। मधु जी। नमस्कार सर जी। सबसे पहले तो सर मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और दूसरा, प्रवीण जैन जी हमारे आदरणीय, उन्होंने हम लोग को स्पोर्ट्स के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। मेरा महिलाओं से सिर्फ यही कहना है कि एक ना एक खेल अवश्य खेलें। सभी अपने जीवन में व्यस्त रहते हैं, लेकिन खेल सभी के व्यस्त जीवन में विशेष रूप से विद्यार्थियों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सर। यहाँ तक कि पूरे दिन में कम से कम थोड़ा सा समय निकाल के हमको खेल में सक्रिय रहना आवश्यक है, क्योंकि खेलों में नियमित रूप से शामिल होने वाला व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दृष्टि से तंदुरुस्त रहता है। नाम, प्रसिद्धि और पैसा प्राप्त करने के लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है। इसी तरह से स्वस्थ शरीर और मस्तिष्क प्राप्त करने के लिए सभी को किसी प्रकार की शारीरिक गतिविधियों से जुड़ना चाहिए। इससे हमारा शरीर निरोग रहता है और खेल बहुत ही अच्छी शारीरिक गतिविधि है जो तनाव, चिंता और मुक्ति प्रदान करता है। यह खिलाड़ियों के लिए अच्छा भविष्य और पेशेवर जीवन का क्षेत्र प्रदान करता है सर। यह खिलाड़ियों को उनके आवश्यक नाम, प्रसिद्धि और धन देने की क्षमता रखता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत लाभ के साथ ही पेशेवर लाभ के लिए भी खेल खेलना चाहिए। और मेरा सबसे यही कहना है कि हमारे शरीर, मस्तिष्क और जैसा कि
सबको विदित है कि हमारा जो देश है वो पुरुष प्रधान देश है, तो महिलाओं को खेल के अवसर बहुत कम मिलते हैं। लेकिन मैं 7th से बैडमिंटन खेलते चली आ रही हूँ और बीच में मेरा विवाह हुआ 1976 में। उसके बाद 20 साल खेल मेरा बंद रहा, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और उसके बाद मैंने पुनः खेलना शुरू किया और आज मैं 15-20 स्टेट खेल चुकी हूँ और 3 लगातार नेशनल खेल चुकी हूँ सर, विशाखापट्टनम, गोवा और जयपुर 60+ में। और आज भी निरंतर सुबह मैं मॉर्निंग में बैडमिंटन खेलती हूँ। कोरबा में मैं रहती हूँ और एडवोकेट हूँ और कंज्यूमर फोरम में भी 10 साल प्रैक्टिस कर चुकी और आज मैं समाज सेवा में लिप्त हूँ सर। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि अपने बच्चों को उनको जिस खेल में रुचि हो उस खेलों से उनको प्रेरित करें और एक ना एक खेल अवश्य जीवन में रखें। उससे क्या होगा, उनका जीवन स्वस्थ रहेगा, चरित्रवान बनेंगे। उनको सबसे बड़ी जो बात स्पोर्ट्समैन में रहती है वो जीतना और हारना। हम लोग रोज जीतते हैं और रोज हारते हैं, तो जीवन की बड़ी से बड़ी विपत्ति भी जब हम लोग के सामने आती है तो हम लोग उसका आसानी से सामना कर लेते हैं। इसलिए ये मनुष्य को खेल एक बहुत अच्छा अवसर देता है, हमें अनुशासन में रहना सिखाता है, हमें नियम से टाइम से काम करना सिखाता है। इसलिए आप देखेंगे कि जो स्पोर्ट्समैन रहते हैं वह कभी भी अपराधी प्रवृत्ति के नहीं रहते, उनका दिमाग एकदम खुला हुआ रहता है और वो शांत प्रकृति के रहते हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि एक न एक खेल अवश्य खेलें और अपने बच्चों को प्रेरित करें। चौबे जी ने जो मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद मधु जी। हमारे साथ एक और साथी जुड़ने वाली थी, देखते हैं जुड़े। साक्षी जी आप जुड़ी हैं क्या? डॉक्टर साक्षी, डॉक्टर साक्षी, आई थिंक डॉक्टर साक्षी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए हम कुछ प्रश्न उत्तर लेंगे। सर आपसे एक प्रश्न है, और भी काफी सारे प्रश्न हैं, क्योंकि हमको ये प्लेटफॉर्म मिला है तो मैं चाहता हूँ इसका उपयोग कर लें। हमारे वो बच्चे जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में रह रहे हैं, जिनको अभी हमने स्वनाथ कहना प्रारंभ किया है, इसके पहले उनके लिए ऑर्फन टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल होता था, तो क्या सरकार की तरफ से या आपके सामने विषय रखा जा सकता है कि उन बच्चों के लिए खेलों में कुछ आरक्षण मिल सकता है क्या? 1% 2%, या उनके लिए खेलों के लिए क्या दिया जा सकता है? क्योंकि वे बच्चे पढ़ाई में तो उनकी उम्र काफी देर से शुरू कर पाते हैं और फिजिकली वो फिट होते हैं, तो क्या सरकार की ऐसी कोई योजना है? शायद महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 1% आरक्षण ऐसे बच्चों के लिए दिया है सर। एक्चुअली मैं चौबे जी, अभी वर्तमान में हम लोग प्रोत्साहन तो देते हैं, लेकिन एकेडमी में हम लोग क्योंकि चयन टैलेंट के माध्यम से करते हैं, कोचेस के माध्यम से करते हैं, तो वो हम लोग एक्सीलेंस एकेडमी के कारण उन्हीं बच्चों को लेते हैं जिनको लगता है कि इनको अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने की संभावना है। लेकिन अगर कोई ऐसे खिलाड़ी हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर ऐसे खिलाड़ी हैं तो हम लोग टैलेंट सर्च में व्यवस्था करेंगे कि जो भी ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि जिनके लिए आपने ये कहा है, तो हम लोग जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक उनकी सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क करेंगे। उनके रहने खाने आने जाने की व्यवस्था हम लोग करेंगे। और ये चूंकि नीतिगत निर्णय है, जैसा आपने महाराष्ट्र का बताया, तो आप मुझे जिन राज्यों को बताएंगे जहाँ ये नीति लागू है, हम कोशिश करेंगे माननीय खेल मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाके कि ऐसे बच्चों को यहाँ भी एक उनका एक निश्चित प्रतिशत रखा जाए कि वो भी हमारी एकेडमी का पार्ट बन सके। क्योंकि हम लोग खेलों में कंपटीशन होने के कारण हम लोग 20% केवल 2-3 एकेडमी को छोड़ के दूसरे राज्यों को भी हम लोग देते हैं। तो ऐसे बच्चे अगर हमारे प्रदेश के होंगे तो उनके लिए हम लोग 2% अगर सीट रखेंगे, क्योंकि करीब हमारे यहाँ 700 बच्चे चयनित होते हैं, तो 14-15 बच्चे बहुत बड़ी संख्या नहीं होती है, पर उसका अगर वो होगा तो निश्चित रूप से उनको प्राथमिकता मिलेगी। तो वो जो आपने बताया कि महाराष्ट्र में, उसका मैं अध्ययन करके और हम लोग उसको नीति के लिए राज्य शासन के विचार में जरूर लेंगे। जी सर, धन्यवाद सर, मैं वो शेयर कर लूंगा महाराष्ट्र का आपके साथ। एक प्रश्न और है सर कि कोविड काल में बच्चे काफी समय तक इंडोर ही रहे हैं और ऐसे में वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, उनकी स्टेमिना भी कम हुई है,
तो क्या अभी जो आप अगस्त में टैलेंट सर्च करने वाले हैं उसमें कुछ रिलैक्स मिलेगा कोविड की वजह से, क्या कुछ नॉर्म्स पैरामीटर्स पर रिलैक्सेशन मिलेगा उनको? नहीं, अभी हमने 14 जून से हमारी एकेडमीज को, पहले हम लोगों ने उन खेलों के लिए खोला था जिनको नो कॉन्टैक्ट गेम्स कहते हैं, जिसमें एथलेटिक्स है, जिसमें क्रिकेट है, जिसमें कि लॉन टेनिस है, जो आउटडोर गेम्स है वो हमने खोल दिए थे। और 5 जुलाई से, चूंकि अब तो ओलंपिक ही हो रहे हैं और तमाम अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हमारे खिलाड़ियों को जाना है, 5 जुलाई से हमने अपनी सारी एकेडमीज खोल दी हैं, सभी 18 एकेडमी जिनमें खेलों के खिलाड़ी हमारे आ गए हैं। और अभी हमने 26 जुलाई से नो कॉन्टैक्ट गेम्स जितने थे, जिसमें कुश्ती है, जिसमें बॉक्सिंग है, जिसमें ताइक्वांडो है, कराटे है, जूडो है, फेंसिंग है। फेंसिंग चूंकि आज पूरी तरह से कॉन्टैक्ट गेम्स इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि उसमें कवर होता है, सॉर्ड होती है, तो उनको भी हम लोगों ने अलाउ किया। तो अभी कोविड काल की जो बाध्यता है वो केवल स्विमिंग पूल पर है, और स्विमिंग पूल के अलावा इंडोर में हमें दर्शक अलाउ नहीं करनी है। तो ये 2 चीजें गवर्नमेंट की हैं कि हमें स्विमिंग पूल अभी अलाउड नहीं है और इसके अलावा दर्शक अलाउड नहीं है। बाकी खिलाड़ियों के लिए हमारे मैदान पूरे प्रदेश में, स्टेडियम में सभी को, एसपीज को बता दिया गया है। हमारे जिले में प्रभारी एसपी हैं और उनके ये जिला खेल अधिकारी हैं, तो वहाँ पे हमारी गतिविधियां चालू हो गई हैं। और ये टैलेंट सर्च जब होगी तो वो तो सभी खेलों के लिए होगी। तो इसमें अभी कोई, केवल ये कि हमें कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना है कि 18 साल से बड़े बच्चे जो हमारी एकेडमी में, उनको पहली वैक्सीन की डोज लग गई है। जो बच्चे 18 साल से कम के हैं उनको चूंकि डोज नहीं लग सकती है, तो उनके लिए हम लोग सैनिटाइजेशन, जो प्रिकॉशन बताए हैं तीनों, वो हम लोग ले रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं वो कोविड प्रोटोकॉल के तहत हम लोग खेल चालू है और आगे भी जारी रहेंगे। जी सर, एक प्रश्न और है आपसे ही है कि खेलों में प्रतिभा ग्रामीण क्षेत्रों में काफी होती है, लेकिन ऐसा देखने में आता है कि उन्हें अक्सर पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, ना ही शासन ग्रामीण स्तर पर प्रतिभा खोज के लिए कोई योजना ले आ पाता है। कोई ऐसी योजना है तो थोड़ा उस पर प्रकाश डालें। देवदत्त जी का प्रश्न। एक्चुअली इसमें जो हम लोग जिला स्तरीय कर रहे हैं उसमें हमने आदिम जाति कल्याण और स्कूल शिक्षा विभाग को अपना सहयोगी बनाया है, और उनके कमिश्नर भी हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में थे। तो उनके सारे अधिकारी जो भी आदिवासी अंचल हैं, जो भी दूरस्थ क्षेत्र हैं, वहां पे कोई भी ऐसे खिलाड़ी होंगे, उनकी व्यवस्था स्कूल को और आदिम जाति कल्याण विभाग को दी गई है। 89 ब्लॉक्स हमारे आदिवासी अंचलों के हैं, जहाँ के बच्चों को वो अपने गाड़ी से ही लेके आएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग के बहुत छोटे छोटे स्थानों पर स्कूल हैं, तो अगर उनके स्कूल में कोई भी खिलाड़ी होगा तो उसको लाने की व्यवस्था उन्होंने की है। तो ये जो कहना है, हम पूरे मध्य प्रदेश के हर क्षेत्र तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, और निश्चित रूप से टैलेंट सर्च में जितने ज्यादा लोग आएंगे उतना ही हमें बेहतर मिलेगा। इसके अलावा क्या होता है, जैसे मैं आपको अपने खिलाड़ी बताऊं, ऐश्वर्य प्रताप सिंह, वो थोड़ा पढ़ने में उतने अच्छे नहीं थे। उनका एक भाई था जो सीआरपीएफ में नौकरी करता था, वो शूटिंग में था, तो वो यहाँ टैलेंट सर्च में आए 2014 में, और वो जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन उससे उनको प्रोत्साहन मिला। उन्होंने घर पर जाकर अपने भाई से प्रैक्टिस करना सीखी। अगली बार वो सेलेक्ट हुए, उन्होंने ओलंपिक कोटा लिया 19 साल की एज में, उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वो आज वर्ल्ड के लीडिंग निशानेबाज है और मध्य प्रदेश की तरफ से वो इस ओलंपिक में गए हैं। तो हमारे यहाँ जितने खिलाड़ी रह रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि उनमें से 70% देहात के और गांव के हैं। तो ये जो खिलाड़ी चयन हुए हैं, ये अपनी प्रतिभा के दम पर आए हैं। और जैसा कि अभी मधु जी कह रही थी, मैं ये बता दूं कि ये पहला ओलंपिक है जिसमें महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा है। अभी देखिए, भारत ने पिछले 3 पदक जीते हैं पिछले ओलंपिक में। पीवी संधू और साक्षी मलिक ने, कल मीराबाई ने, तीनों महिलाएं। हमारे 40% पदक ओलंपिक में अभी जीते हैं वो महिलाओं ने जीते हैं। और इस बार के ओलंपिक में करीब 42% महिला एथलीट भाग ले रही हैं, जो अब तक के ओलंपिक में सर्वाधिक है। भारतीय टीम में भी करीब 45% महिलाएं हैं। तो महिलाओं की भागीदारी मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी है, और महिलाएं खेलों के क्षेत्र में जितने अग्रणी नाम आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में, जैसे आप किसी भी क्षेत्र में लें, उनको आज पूरी दुनिया जानती है। तो महिला शक्ति आगे उभर रही है दुनिया में भी, और भारत में भी, और मध्य प्रदेश में। जी धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे चलें। अपने आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि अध्यक्षीय उद्बोधन दें, उसके बाद हम सत्र ओपन करेंगे। डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी को। जब तक मेरा एक क्वेश्चन है आईटी टीम से, मैं अनिल गौर हूँ। श्री पवन जैन जी, एक बहुत अच्छा आपने एक सब्जेक्ट जब बिगिनिंग की थी तब छेड़ा था कि
बाहर के जो एथलीट हैं, ओवरसीज के, विदेशों के जो एथलीट हैं, उनकी एक जेनेटिकली उनको एक एडवांटेज मिलता है, वेरएज इंडिया की जो फिजिक है, इंडिया की जो जलवायु है, उसके लिए एथलीट को थोड़ा प्रो कंडीशंस होती है उनके लिए। जैसा आपने बताया कि अगर स्विमिंग के लिए अच्छा करना है तो बॉडी की टेक्सचर होनी चाहिए या आपका वेट बिल्कुल कम होना चाहिए, ताकि आप अच्छे से स्किल डेवलप करें और मेहनत करके आगे बढ़ें। तो ये तो लाइफ टाइम इंडिया के साथ चैलेंजेस बने रहेंगे कि जो फिजिक है और जेनेटिकल चीजें हैं वो तो वैसे की वैसी रहेंगी। इस एरिया को जो क्रॉस करके और इससे आगे बढ़ के जो मेहनत करते हैं हमारे एथलीट और हमारे जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो कर रहे हैं, जैसे अभी आर्चरी में भी बहुत बढ़िया दीपिका कुमारी हैं, ये लोग अच्छे से काम कर रहे हैं। बट ऐसे खेल जिसमें फिजिक भी ज्यादा एडवांटेज देती है, उसके लिए ये चैलेंजेस को कैसे ओवरकम कर पाएंगे हमारे जो स्पोर्ट्स के जो यंग जो बच्चे अभी से सोच रहे हैं कि आगे अगला आने वाला जो ओलंपिक होने वाला ऑस्ट्रेलिया में जो अनाउंस हुआ है, तब तक के लिए अगर आज 10 साल का बच्चा प्रिपरेशन करना शुरू करे तो 2018 या जब 18 वो कंप्लीट करे या 16 प्लस हो, तब जाके उसको फिजिक उसकी इंडियन बॉडी होने के कारण उसके लिए एक ये एडवर्स चीज न बन के रह जाए। तो उसके लिए उनको क्या क्या चैलेंजेस आए या उनको कैसे ओवरकम करना है इन चैलेंजेस से? सर अनिल जी, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है कि जो कंडीशंस हैं जो हम बदल नहीं सकते, जैसा आपने कहा कि, लेकिन क्या होता है कि आप अगर देखें चाइना का उदाहरण हम लें, हम चाइना की कुछ चीजों को जो अच्छाई है उसको हम ग्रहण कर सकते हैं। चाइना ओलंपिक में कई साल तक नहीं गया और उसके बाद वो खेलों की दुनिया में लौटा तो सीधा उसने कुछ सालों में, जब उसके बीजिंग में ओलंपिक हुए थे, उसने अमेरिका, रूस, जर्मनी सबसे आगे निकल के पहला स्थान हासिल किया। कल भी आप देखें पहले दिन चीन ने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो चीन ने कुछ खेलों पर अधिकार कर लिया, चाहे वो टेबल टेनिस हो, चाहे बैडमिंटन हो, चाहे वो डाइविंग हो, चाहे वो जूडो हो, चाहे वो बहुत सारे खेलों में चीन ने एक एकाधिकार कर लिया, जिम्नास्टिक में। तो ऐसा नहीं है कि ये मैं मानता हूं कि जो 2 बड़े खेल जिनके सबसे ज्यादा पदक होते हैं वो एथलेटिक्स का हो या फिर अभी आप कहें स्विमिंग जिसमें सबसे ज्यादा मेडल मिलते हैं, तो इसमें क्या एडवांटेज रहता है क्लाइमेटिक कंडीशन का, उनके पूरे उसका रहता है। लेकिन आप ये भी देखें कि एथलेटिक्स में एक अलग तरह की विसंगति है कि जितने भी स्प्रिंट होती हैं, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर हो, ये जो लॉन्ग रेस होती हैं, तो आप देखेंगे 100, 200, 400 में या तो जमैकन है या यूएस के लोग हैं, क्योंकि उनका आप देखिए कि चाहे वो उसेन बोल्ट हो या कार्ल लेविस हो, ये सारे के सारे अश्वेत खिलाड़ी हैं, चाहे वो अमेरिका में रहे। अभी आपने फुटबॉल में भी देखा होगा कि फुटबॉल में फ्रांस की टीम जो फाइनल जीती थी विश्व कप में, या इंग्लैंड की टीम जो अभी बहुत अच्छे से टीम जीती इटली की, लेकिन इनमें बहुत सारे अश्वेत खिलाड़ी आए। तो पहली बार हुआ है 5 साल में कि जो माइग्रेशन से लोग आ रहे हैं उनको भी उन्होंने मौका दिया और वो उनकी टीम में आए। तो जैसे आप लॉन्ग डिस्टेंस की बात करें, मैराथन हो, 5000 मीटर हो, 10,000 मीटर हो, इसमें केन्या के, इथोपिया के खिलाड़ी ज्यादा आते हैं जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं। तो कुछ एरिया स्पेसिफिक रहती है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो खेलों में जो हमारी चीजें, जैसे शूटिंग में हमारे अभी 15 लोग इस बार गए हैं और वो सारे के सारे वर्ल्ड क्लास हैं। इसमें बहुत सारी चीजें आ गई हैं जो आपने कहा, वो है अभी सबसे बड़ी चीज है मेंटल वेलनेस। कोविड काल में सबसे ज्यादा खिलाड़ी को जरूरत थी कि वो अवसाद में ना रहे, तो हम लोगों ने भी कोशिश की कि जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हैं उनके माध्यम से इंजरी ना हो। आपने देखा कि पहली बार ये हुआ कि जब ऑस्ट्रेलिया में इंडिया की टीम खेलने गई तो हमारे सारे बड़े प्लेयर या तो थे नहीं या इंजर्ड थे। 9 खिलाड़ी ऐसे खेल रहे थे जो बिल्कुल नए थे ऑस्ट्रेलिया के लिए। ऑस्ट्रेलिया की टीम के बॉलर्स को अनुभव था 800 टेस्टों को और हमारे खिलाड़ियों को 40 टेस्ट। तो आप अंतर देखिए, उसके बावजूद भी फाइनल मैच में इंडिया की टीम जीती। तो बेसिकली उसके जो स्पोर्ट्स साइंस का जो नया अभी दौर आया है, चाहे वो फिजियोथेरेपी हो, चाहे वो फिजियोलॉजी हो, चाहे वो वीडियो एनालिसिस हो, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, चाहे वो डाइट का हो, चाहे वो सबसे ज्यादा जरूरत है स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की। आज आप देखेंगे जितने हमारे एथलीट्स गए हैं, अभी हमारी भारत सरकार ने 2 बड़ी योजनाएं बनाई हैं। एक खेलो इंडिया, जिसके वो बात कर रहे थे चौबे जी, 1000 सेंटर वो बना रहे हैं। ये इन्होंने चरणबद्ध स्वीकृति दी है। मध्य प्रदेश में भी 28 सेंटर को स्वीकृति मिली है। पूरे देश में छोटे 1,00,000 सेंटर बनेंगे जहां वो नियमित रूप से कोच को सैलरी देंगे। एक खेल में वो प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए प्रदाय करेंगे जो भी व्यक्ति उससे जुड़ा हुआ है। ऐसे ही उन्होंने टॉप्स बनाई है, टारगेट ओलंपिक पोडियम। पहले जैसे कल बात हो रही थी, गोपी चंद जी और जितने हमारे बड़े खिलाड़ी थे उन्होंने लिखे भी हैं कि हम लोग ओलंपिक में भाग लेने के लिए जाते थे कि भाई हिंदुस्तान रिप्रेजेंट करने के लिए आ रहा है। ये पिछले साल से ही शुरू हुआ है कि अब हम पदक जीतने के लिए जा रहे हैं।
हमारे ऐसे दर्जनों खिलाड़ी हैं जिनसे हमें पदक की उम्मीद है। और जैसी बात हो रही है कि 2024 पेरिस और 2028 लॉस एंजलिस के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि भारत खेलों में भी पहले 10 देशों में आए। हमें एक नहीं, अभी हमें 124 साल में एक स्वर्ण पदक व्यक्तिगत स्पर्धा में मिला है अभिनव बिंद्रा का। हम चाहते हैं कि ऐसे दर्जनों अभिनव बिंद्रा निकलें तो भारत का नाम बढ़ाए। तो जो आपने कहा मैं उससे सहमत हूँ कि कुछ एडवांटेज होते हैं लोकल कंडीशंस के और वहाँ की जो कहिए जेनेटिक उसके, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने कुछ खेलों में अपनी मोनोपोली की और चीन उसका एक बड़ा उदाहरण है। तो भारत में भी बहुत सारे, जैसे आपने कहा कि आदिवासी अंचलों में तीरंदाज दीपिका कुमारी झारखंड से हैं। शूटिंग में तो हमारे जितने खिलाड़ी आए हैं वो बहुत, अभी आप देखिए क्रिकेट जैसे खेल में जो कि एलीट गेम माना जाता था, पहले दिल्ली मुंबई का खेल था, अभी भारतीय टीम में आधे खिलाड़ी छोटे शहरों से। तो जब खेलों के प्रति सम्मान बढ़ेगा, अगर हमारे लोग जिस तरह हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी बात की, सभी खिलाड़ी जो ओलंपिक में गए थे उनसे बात की, उनके परिवार के लोगों से बात की, तो अगर हम अपने जैसे हम लोग अभी सम्मान देते हैं कि हमारे शहर में कौन धनी व्यक्ति है, कौन ताकतवर है, कौन जनप्रतिनिधि है, अगर हम अपने क्षेत्र के खिलाड़ियों को भी सम्मान देंगे और सरकार के अलावा निजी संस्थान, औद्योगिक संस्थान, ये सारे लोग मिलकर प्रयास करेंगे कि हमारे खिलाड़ी हमारी समाज का गौरव और सम्मान है, हम उन प्रतिभाओं को पहचानें, उनको तलाशें, उनको सम्मान दें, उन्हें ट्रेनिंग दें, उन्हें कोचिंग दें। क्योंकि केवल मैं मानता हूं कि केवल सरकार के भरोसे सारी चीजें और सारी स्थितियां नहीं सुधरती हैं, इसमें व्यक्तिगत प्रयास। अभिनव बिंद्रा जब जीते थे ओलंपिक में गोल्ड मेडल, तो बहुत कम लोगों को शायद अंदाज था कि वो उनके घर में एक शूटिंग रेंज उनके पिताजी ने बनाई हुई थी। 10 साल तक उनकी माँ उनके साथ ट्रेनिंग में थे, वो विदेश जाते थे तो उनके खान पान में दिक्कत, तो उनके माँ उनके साथ जाती, तो पेरेंट्स का बड़ा रोल रहता है। तो जब उनसे पूछा गया कि भाई मैंने जब उन्होंने एक बड़ी चीज लिखी थी अपने जीतने के बाद कि मैंने जब सफलता के आकाश को छुआ और मैंने अपने सफलता के कदम ढूंढने चाहे तो मुझे कदम कहीं नजर नहीं आए, मुझे हर जगह अपने माँ बाप की हथेलियां नजर आई। तो हर खिलाड़ी को बनाने में परिवेश का भी रोल होता है, माँ बाप का भी रोल होता है, दोस्तों का भी रोल होता है, और जो सहायता चाहे वो सरकारी संस्थान दें या निजी। अभी बहुत सारे खिलाड़ियों को हमारे जो कॉर्पोरेट लोग हैं उन्होंने गोद लिया हुआ है, चाहे वो जिंदल स्टील हो, चाहे वो बहुत सारी फेडरेशंस हैं, अंबानी के लोग हैं, जो रिलायंस फाउंडेशन है, बहुत सारे खिलाड़ियों को वो प्रमोट कर रहे हैं। तो जिस तरह से प्रतिभाएं आ रही हैं, अगर उनको हम पहचानेंगे, उनको अवसर देंगे, उनको तराशेंगे और एक संयुक्त प्रयास करेंगे तो भारत भी चीन की तरह ओलंपिक में अपना बड़ा स्थान कायम करेगा। जी सर, धन्यवाद। अनिल जी से मैं आग्रह करूंगा, आपको अगर कोई सूचना देनी है तो दें, और नहीं तो आदरणीय डॉक्टर अजय खेमरिया से आज के वक्ताओं का धन्यवाद। जी अनिल जी, आपकी तरफ से कोई सूचना है? श्री पवन जी जैन, आपने बहुत बहुत आपका शुक्रिया, और आपने बहुत बढ़िया आज जो सब्जेक्ट को हमने एंटरटेन किया है, जो टैलेंट सर्च को, चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन इस टैलेंट सर्च को और आगे बढ़ाएगा और आप तक मुद्दों को लेकर आएंगे हम लोग, क्योंकि हमसे जुड़े हुए जितने भी जे बोर्ड के या CWC कमेटी के जितने भी सदस्य हैं वो सभी हमको हेल्प करते हैं, उनसे सभी हम सभी लोग उनसे कनेक्टेड रहते हैं हमेशा। तो जो भी हमारे से हम तक आएगी, जो बच्चे आज सपना देख रहे हैं, आज के ओलंपिक को देख के जो सपना देख रहे हैं कि हमको अगले ओलंपिक का तो भाग बनना है, तो चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन उनके साथ खड़ा हुआ है। जितने लोग आज वेबिनार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो अप्रत्यक्ष रूप से जो यूट्यूब पर इसका रिकॉर्डिंग देखेंगे, उन लोगों के लिए भी हमारी तरफ से संदेश है कि जितने भी ज्यादा संख्या में वो अगर डायरेक्टली पवन जी जैन से ना संपर्क कर पाए तो हमसे CCF से संपर्क करें और हमें ईमेल करें। कंसिस्टेंटली आपके ईमेल्स हम तक आ रहे हैं, हमें और ईमेल से कनेक्ट रहने के लिए हमने जितनी भी ज्यादा तैयारी करने चाहिए वो कर रखी हुई है। आपको ईमेल नंबर भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, जिससे कि आप हमसे कनेक्ट होकर बात कर सकते हैं। ऊपर से हम एक और सुविधा बढ़ा रहे हैं आपके लिए कि फेसबुक के थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, फेसबुक के साथ साथ इंस्टा पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। जितने भी लोग इस वेबिनार से लाइव कनेक्ट होते हैं उसका बहुत बहुत उन लोगों सभी का धन्यवाद जो क्वेश्चन पूछने में हेजिटेट कर रहे हैं, जो क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हैं। कई लोग डर के मारे क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हैं, तो उनसे भी आग्रह है कि वो ईमेल करें, अपने क्वेश्चन हम तक पहुंचाएं। आप व्हाट्सएप कीजिए, वो व्हाट्सएप के थ्रू आप अपने क्वेश्चन हम तक भेजिए।
स्पीकर जो हमारे साथ वेबिनार में ज्वाइन करते हैं उनसे डायरेक्टली कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं तो हमें ईमेल से संपर्क कीजिए। सारे वीडियोस के आर्काइव, सारे के सारे जितने भी वेबिनार्स हुए हैं जो बड़े बड़े सब्जेक्ट्स पे हुए हैं उनके आर्काइव हमारी वेबसाइट ccfcare.in पे रखे हुए हैं। वहां जाकर भी आप लॉगिन करके सारे वीडियोस आर्काइव देख सकते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद। अभी जो उद्बोधन हमारे अध्यक्ष जी महोदय देना चाहते थे या देते हैं हर बार वेबिनार में, तो वो थोड़ा एक इंगेज है एक बड़े प्रोग्राम में, उस कारण वो नहीं हो पाएगा, थोड़ा लेट हो पाएगा। बट जब तक हम चाहते हैं डॉक्टर कृपाशंकर जी आप आगे की कार्रवाई को निरंतर चालू रखें और आगे बढ़िए। जी अनिल जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे वक्ताओं का आभार प्रदर्शन के लिए मैं डॉक्टर अजय खेमरिया से आग्रह करूंगा कि हमारे आपके वक्ताओं का आभार प्रदर्शन करें। डॉक्टर अजय खेमरिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चौबे जी। मुझे आपने हमारे वेबिनार की श्रृंखला के जो सबसे महत्वपूर्ण व्याख्यान थे उनमें से एक व्याख्यान में धन्यवाद देने के लिए आमंत्रित किया। हम सभी जानते हैं कि आदरणीय पवन जैन साहब, जैसा कि आपने भी बताया था कि पुलिस की वर्दी में एक संवेदनशील कवि भी हैं। वो ग्वालियर में संभवतः कुछ समय पहले उनका एक कवि सम्मेलन में उन्हें सुनने का मुझे मौका मिला था। तो उसकी एक पंक्ति है, शायद मुझे जो जिस कैपेसिटी में याद है मैं सुनाता हूँ कि बंद हो थाने के पट, ऐसा होता नहीं शहर सोए चैन से, इसलिए मैं सोता नहीं। मैं इसको पूरा कर देता हूँ, ऐसा थोड़ा सा मेरी अपनी पंक्तियां हैं। मैं जब भी कहीं देश दुनिया में जाता हूँ, पिछले 35 साल से पूरी दुनिया में मैं गया हूँ, तो एक पीड़ा मेरे मन में रहती है कि एक तमन्ना, एक कामना, एक भावना मेरे मन में है और हमेशा ये कामना करता हूँ कि जीते जी हिंदुस्तान में ऐसे दिन आए कि होली, दिवाली, ईद, वैसाखी पुलिस वाले भी अपने परिवार के साथ मनाएं। तो मैं ये पंक्तियां अर्पित करता हूँ उन्हीं के लिए जो कभी ईद दिवाली नहीं मना पाते। बंद हो थाने के पट, बंद हो थाने के पट, ऐसा कभी होता नहीं शहर सोए चैन से, बस इसलिए सोता नहीं। कर्म पथ में है मिले मुझको मगर कांटे बहुत, आदमी हूँ कैसे कह दूं मैं कभी रोता नहीं। आदमी हूँ कैसे कह दूं मैं कभी रोता नहीं। जी सर, ऐसे ही संवेदनशील व्यक्ति भारत की पुलिस का चेहरा हूँ। ये जिस दिन हो जाएगा सर, हमको लगेगा कि एक वेलफेयर स्टेट और जिस पुलिस राज्य की कल्पना महात्मा गांधी ने की वो आपके माध्यम से फलीभूत हो रही है। वैसे पवन जैन साहब जितना पुलिस में चर्चित हैं उससे ज़्यादा वो लिटरेरी टेस्ट की जो दुनिया है उसमें जाने जाते हैं। एक और खासियत जो एक पत्रकार के नाते मैंने नज़दीक से देखी है कि पुलिस के दायित्व को, बहुत ही चुनौतीपूर्ण दायित्व को निभाने के साथ साथ आपका सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली दखल रहता है। आपके पिता की स्मृति में जो बड़ा कैंप धौलपुर में शायद हर साल आयोजित होता है, तो उसको भी हमें पढ़ने और देखने और 1-2 मरीजों को हमको यहाँ से भेजने का मौका मिला है। और शायद आपकी वो रचना कि हम मानव हैं, हमको माँ की चीखें सुनाई दें, इंसानों की बस्ती में कुछ फ़र्क दिखाई दे, ये जो आप लिखते हैं वो आप अपने कर्म के साथ भी मुझे लगता है काफ़ी कुछ न्याय करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे बहुत ही, मैं तो कहता हूँ, विभूतिकल्प व्यक्तित्व के धनी को आज आदरणीय चौबे जी, आदरणीय राघवेंद्र शर्मा जी ने मध्य प्रदेश ही नहीं देश भर के जो CCF से जुड़े हुए हमारे वॉलंटियर्स हैं उनके समक्ष लाने का काम किया। तो मैं पहले CCF के अध्यक्ष और सचिव को धन्यवाद देता हूं और सर पूरी विनम्रता के साथ मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूं कि इस प्लेटफॉर्म पर आकर के आपने हम सब के लिए समय निकाला और जिस सहजता और सरलता के संबंध आपके बारे में लोगों ने पढ़ा है, सुना है, वैसा ही आज इस आभासी दुनिया से लगा कि आप वास्तव में बहुत ही सरल व्यक्तित्व के धनी हैं। मैं CCF की ओर से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। जी धन्यवाद आदरणीय खेमरिया जी। ये सूरज हो गया बूढ़ा हमें क्या रोशनी देगा, फलक पर एक नया सूरज उगाए तो उजाला हो। तो स्पोर्ट्स पर्सनालिटी और स्पोर्ट्स के रूल्स में भी कुछ इसी तरह की एक नए सूरज की आवश्यकता है, जो आदरणीय जैन सर जैसे डायनामिक लोगों के साथ होकर के संभावनाएं हमें दिखने लगी हैं। अब ये सत्र ओपन सत्र है, किसी को कोई प्रश्न करना है हमारे वक्ताओं से
तो हैंड रेज कर सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। जी, अब किसी को कोई प्रश्न है तो अपना माइक अनम्यूट करके सीधे प्रश्न कर सकते हैं सर से। जी अनीता जी, रखें अपनी बात। सर 1996 में हमने खेलना छोड़ा था, क्या अब दोबारा से खेलना शुरू हो सकता है? क्रिकेट नहीं, आप खेला करते थे राजस्थान टीम से। नहीं, आप कौन सा खेल खेलती थी? क्रिकेट खेलते थे सर राजस्थान टीम से, राजस्थान यूनिवर्सिटी से को रिप्रेजेंट किया था 1993 से 1996 तक। अच्छा, अभी आप कहाँ पर रहते हैं वो मध्य प्रदेश में? अभी हम हरियाणा में रेवाड़ी में रहते हैं सर। वो चूंकि मैं मध्य प्रदेश की, मुझे जानकारी है कि हमारी जो संस्थाएं हैं, शिवपुरी में हमारी क्रिकेट एकेडमी है और मुझे लगता है मध्य प्रदेश के जिलों में, अधिकांश जिलों में क्रिकेट के मैदान हैं और हमारी अधिकांश जगह पे मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन है, एनपीसीए, वो गवर्न करती है। तो मुझे लगता है कि हरियाणा चूंकि खेलों में सबसे अग्रणी राज्य है, आपको गर्व होना चाहिए कि हरियाणा के 31 खिलाड़ी गए हैं ओलंपिक में। पूरे मतलब देश के सर्वाधिक खिलाड़ी हरियाणा से निकलते हैं और मुझे लगता है कि रेवाड़ी के आसपास क्रिकेट के मैदान होंगे, लेकिन वो आपको वहाँ स्थानीय लोगों से पता करना होगा। महिला क्रिकेट भी अभी बहुत अच्छे से कर रही है, आपने देखा ही होगा कि हमारी टीम जी सर, मिताली राज ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है, सर्वाधिक रन बनाए रन बना के। तो अगर आप क्रिकेट खेलना चाहती है तो मुझे लगता है आपको रेवाड़ी और आसपास संभावनाएं देखनी होगी और उम्र कोई बंधन नहीं है। अभी मधु पांडे जी ने कहा कि वो 60 साल से बाद की उसमें खेलती हैं। मैं भी मध्य प्रदेश पुलिस का 20 साल से बैडमिंटन का कैप्टन हूँ और मैं भी 57 साल से ऊपर हूँ और अब 55 प्लस में खेलता हूँ। तो अगर आप में इच्छा शक्ति है तो आप खेल सकते हैं। नहीं सर, प्लेटफॉर्म नहीं है रेवाड़ी के आसपास, कोई भी क्रिकेट का वो नहीं है। नहीं तो जो जिला हेडक्वार्टर होंगे वहां पे बगल में, क्योंकि क्रिकेट के बारे में मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सुविधाएं क्रिकेट को लेकर हैं और दूसरे खेलों में कई बार उसके प्रति थोड़ी जलन भी रहती है कि जितनी क्रिकेट को प्राथमिकता मिलती है। तो वो आपको, चूंकि मध्य प्रदेश में मैं बता सकता हूँ कि हमारे यहाँ अधिकांश जिलों में क्रिकेट की सुविधाएं हैं और हर जगह पे कोई ना कोई एक क्रिकेट के क्लब बने हुए हैं जो ट्रेनिंग देते हैं। तो क्रिकेट को लेकर मध्य प्रदेश में है, लेकिन मैं हरियाणा के बारे में बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं आपको पता करके बता दूंगा चौबे जी को कि हरियाणा में रेवाड़ी के पास कहाँ सुविधा मिल सकती है। जी सर, थैंक यू सर। हमारे अध्यक्ष डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं, माइक बंद है भाई साहब जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कृपाशंकर जी। और अब आपके वेबिनार के इतने वैरायटी हो सकती है इस पर कल्पना भी नहीं थी। जब हम लोगों ने इस वेबिनार को शुरू किया था तो हमको लग रहा था हम पॉक्सो और जे पर लेकर के एक वेबिनार शुरू कर रहे हैं, लेकिन अब आज लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया है और 1 साल में 52 सप्ताह होते हैं, तो हमने 52 वेबिनार किए हैं। आज हमारा 57-58वां वेबिनार चल रहा है और बड़ी खुशी की बात है कि मुझे लगता है हमने जो जो सोचा नहीं था वो भी सारी चीज़ें हुई हैं और हम जितनी प्रतिभाओं को हमने इस वेबिनार के माध्यम से सुनने का हमें मौका मिला है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और हम जिस क्षेत्र के कहते हैं उस क्षेत्र का हमें टॉप, जिनका मैं कहूँ कि पहले दूसरे नंबर की जो प्रतिभाएं होती हैं, ऐसे प्रतिभाओं का हमें मौका मिला है। आज हम सबके बड़ा सौभाग्य है कि हमें आदरणीय पवन जैन साहब ने समय दिया और केवल पवन जैन साहब IPS अधिकारी हैं इतना नहीं, उनके व्यक्तित्व की इतनी विशेषताएं हैं कि हम एक विशेषता पर भी अगर PhD करें तो शायद कई लोगों को PhD उनके ऊपर। जैसे मैं कहूँगा कवि के रूप में देखते हैं तो हिंदुस्तान का एक जाना माना कवि है वो। पुलिस अधिकारी में देखते हैं संवेदनशील पुलिस अधिकारी हैं। उनके जिस विभाग में वो रहे उस विभाग को इतनी ऊंचाइयों तक लेके गए हैं। आज वो खेल के निदेशक हैं, स्पोर्ट डायरेक्टर के नाते हम देखते हैं तो मध्य प्रदेश का नाम पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में जो रोशन हो रहा है उसमें आदरणीय पवन जैन साहब का बहुत बड़ा योगदान है। हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि उन्होंने आज हमें समय दिया है। कई बार लगता है कि एक पुलिस वाले के अंदर इतना ऐसा संवेदनशील हृदय जो कविता के रूप जब निकलता है तो लोगों की आंखों से आंसू जर्जर बहने लगते हैं। तो इस कठोर, ऐसे एक नरियल की तरह बाहर से देखने वाले कठोर पुलिस के व्यक्तित्व के अंदर एक इतना सरल और सहज व्यक्तित्व उनके अंदर है। ईश्वर की उनके ऊपर बड़ी अनुकंपा है और मुझे लगता है किसी ने बोला है कुछ कमजोर चीजों की हिफाजत में महफूज रहती हैं, कुछ कमजोर चीजें की हिफाजत में महफूज रहती हैं जैसे मिट्टी की गुल्लक के अंदर सोने के सिक्के महफूज रहते हैं। तो वास्तव में उनका व्यक्तित्व इसी तरह का है
मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं हमारे हर्षित कुमार को और हमारी जो बहन जी जो पहले हमारे CWC में JJB में रही हैं। के लिए भी बड़ी सौभाग्य की बात है आदरणीय पवन जी, और आप सबका आशीर्वाद इसी तरह से मिलता रहे, इसी आशा और आकांक्षा के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हाँ जी, मेरा पवन जी से एक क्वेश्चन है। नमस्ते पवन जी। नमस्कार। मेरा कहना है कि मैं गुड़गांव में रहती हूँ जो दिल्ली के बहुत करीब है, और यहाँ पे बहुत सारे प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूशन जिसे बोल सकते हो बहुत सारे खुले हुए हैं, और उसकी वजह से क्या है कि पेरेंट्स शुरू में उनको वहां पे डालते हैं, लेकिन फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनको आगे फ्यूचर तो दिखता नहीं कि इनको कैसे, क्योंकि अल्टीमेटली वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही जाके उनको जो चयन जो होता है, जो आप बता रहे हैं प्रक्रिया होती है, वो चयन जो उसी पे होती है। तो ऐसे पेरेंट्स के लिए अगर मेरे को एज ए इंडिविजुअल अगर मुझे उन्हें डायरेक्शंस देनी है तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि मैं उनको क्या बताऊं, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत कुछ चल रहा है। अब जैसे मेरे को उन्होंने अनिता यादव जी ने बोला कि रेवाड़ी में कुछ नहीं है, तो हमको ले दे के सिर्फ एक स्टेडियम नजर आता है, देवीलाल स्टेडियम गुड़गांव के आसपास, जिसपे हम लोग जाते हैं और फिर वहां से वापस मतलब बिना कुछ लिए वहां से वापस आ जाते हैं। तो ऐसे उसमें आप क्या सजेस्ट करेंगे कि हम क्या बोलें और किस तरीके से इसको आगे लेकर जाएं? देखिए, मैंने कहा ना कि जो जिस खेल में बच्चे की रुचि है, तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारी प्राइवेट क्लब, बहुत सारी प्राइवेट एकेडमी आ गई है मध्य प्रदेश। क्योंकि मैंने कहा ना कि हमने जो एकेडमी हमारी माननीय खेल मंत्री और मुख्यमंत्री के प्रयासों से, तो हम लोगों ने ये किया कि हम बच्चों को चिन्हित करके उनकी पूरी सुविधाएं रखेंगे। तो उसका दो कारण होते हैं कि हमारे जो जहाँ स्टेडियम है वहाँ हम लोग डे बोर्डिंग रखते हैं, तो उससे क्या होता है, जो क्लब होते हैं प्राइवेट होते हैं वो बहुत मनमानी फीस नहीं ले पाते। तो सरकार के हमारे स्टेडियम बहुत नॉमिनल या बहुत ही मिनिमम फीस पर हम लोग काम करते हैं। प्राइवेट क्लब और जो इंस्टीट्यूट होते हैं बेसिकली वो एक्चुअली व्यवसायिक तरीके से उसको चलाते हैं। उनका मेन उद्देश्य एक्चुअली पैसा कमाना होता है। तो जहां आपको लगता है, देखिए प्राइवेट क्लब और प्राइवेट जो है उनको हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो जहां आपको लगता है क्योंकि ये जो खेल है वो बच्चे को आपको देखना पड़ेगा, और बच्चे का मन में है, तो आपने देखा होगा बहुत सारे पेरेंट्स ही, तो आपको गुड़गांव के पड़ोस में दिल्ली भी है, वहाँ पे साई के बहुत सारे सेंटर हैं। गुड़गांव में भी मेरे को लगता है कि साई के सेंटर हैं वहाँ पे आसपास। तो साई के सेंटर में अगर बच्चे का एडमिशन हो सकता है, उनके अपने नॉर्म्स हैं, वो भी टैलेंट सर्च करते हैं। तो अगर बच्चे को, अगर आपको खेल के प्रति जोड़ना है तो फिर उसको फुल टाइम खेल में डालना होगा। एक्चुअली ये नहीं हो सकता कि बच्चा पढ़ाई पर भी कंसंट्रेट करे और खेल में करे। ये जितने बड़े खिलाड़ी बने हैं इन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया है। कोई भी रातों रात ओलंपिक चैंपियन नहीं बनता है, उसके पीछे उसके 10 साल की 12 साल की मेहनत होती है। आप मीराबाई चानू को देखें कि वो 12 साल की उम्र में लकड़ी का गट्ठर उठाने जाती थी, अपने बड़े भाई से ज्यादा उठाती थी, और बाद में वो खेलने गई तो पहले उसने तीरंदाजी को चुनना चाहा। उसने वहां पे कुंजू रानी की एक क्लिप देखी तो उसने कहा नहीं मैं तो वेट लिफ्टर बनूंगी। तो खिलाड़ियों को प्रेरणा मिले तो आप अपने बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं, जो बड़े खिलाड़ी हैं उस खेल के, उनकी क्लिप दिखा के। लेकिन अगर वो खेलों के प्रति ज्यादा रुचि और आपको लगता है कि खेलों को कैरियर बनाना है, तो फिर आपको उसके रास्ते भी तलाशने होंगे। चाहे वो साई के सेंटर हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के। हरियाणा गवर्नमेंट क्या करती है, जब खिलाड़ी अचीव करता है तब प्रमोट करती है। हरियाणा गवर्नमेंट में क्या हुआ है कि चाहे वो मुक्केबाजी रही हो, चाहे वो कुश्ती रही हो, ये हरियाणा ने इसको एक तरह से हिंदुस्तान में उनकी मोनोपोली हो गई। तो बहुत सारे वहाँ पे आप देखेंगे कुश्ती के और बॉक्सिंग की एकेडमीज वहाँ पे बहुत सारी चल रही हैं। तो बच्चे में अगर मन है तो फिर आपको ढूंढना होगा कि वो प्राइवेट भी हैं और गवर्नमेंट के भी हैं और साई के भी हैं। साई का बेसिकली आप कैरियर चुनना है तो फिर आपको उसके लिए उसको पूरी तरह से खेल के प्रति समर्पित करना होगा, और उसमें निश्चित रूप से भारत में विस्तार हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि अभी हमारे यहाँ 1000 खेलो इंडिया के सेंटर बनेंगे, लेकिन ये आरंभिक चरण में होंगे, ये अंतर्राष्ट्रीय कोच नहीं होंगे वहां पे। लेकिन अभी सारी स्टेट गवर्नमेंट बड़े जो खेल है उन सब में अंतर्राष्ट्रीय कोच लेके आ रही है। जैसे हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में करीब 11 कोच हैं, तो या तो द्रोणाचार्य अवार्डी है, अर्जुन अवार्डी है। और कोचिंग एक बड़ा एरिया है, तो जहाँ अच्छे कोच उपलब्ध हों, जहाँ अच्छे मैदान हो, वहां पर आप अपने बच्चे को लेके जाइए। स्टेडियम तो इन जनरल स्पोर्ट्स एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए है। जब तक उसकी प्रॉपर कोचिंग नहीं होगी तब तक वो उस खेल में आगे नहीं बढ़ पाए।
तो पवन जी, जो मुझे समझ में आया कि साई के जो इंस्टीट्यूट्स और सेंटर्स है, मेरे को वहां पे कांटेक्ट करके उधर करना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे खेल भी होंगे जिनका हो सकता है आसपास हमारे हरियाणा में नहीं है, तो क्या मैं उनको आपकी तरफ मध्य प्रदेश में रेफर कर सकते हैं? मैंने कहा मध्य प्रदेश में हमारी जो एकेडमी है उसमें हम लोग 20% खिलाड़ियों का चयन करते हैं दूसरी स्टेट से, लेकिन वो टैलेंट के साथ ही आएंगे, उनका कहीं ना कहीं स्टेट या नेशनल लेवल पे मेडल होना चाहिए, तब हम लोग 20% दूसरी स्टेट से लेते हैं। तो साई तो पूरे कंट्री के लेता है, उसमें वहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन हम लोग दूसरे राज्यों के 20% खिलाड़ियों को अपने यहाँ लेते हैं। ठीक है, थैंक यू पवन जी। थैंक यू। प्रदीप जी ने हैंड रेज किया है। प्रदीप जी अपनी बात रखें। प्रदीप सिंह जी। नमस्कार भाई साहब जी।